में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस। तो हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आगे टोटल 16 मेन टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल शेप, साइज एंड फंक्शन, 7th मेन टॉपिक। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। शेप जो है, साइज़ जो है सेल्स की, वो रिलेट करती है टू द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसा काम करते हैं ऑर्गेनिज्म उसी प्रकार की उनकी उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म के सेल की शेप होती है। जैसे इसके आगे 7th मेन टॉपिक के आगे 3 सब टॉपिक्स हैं, 1 सेल शेप, 2 सेल साइज, 3 सेल फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले सेल शेप। तो सेल जो है उसके अंदर बहुत सारी शेप्स में बहुत सारी वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर सेल्स जो है उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। सेल जो है स्पिंडल शेप के हो सकते हैं जैसे कि मसल सेल, इलोंगेटेड शेप के हो सकते हैं जैसे कि नर्व सेल, ओवल शेप के हो सकते हैं जैसे कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, कोबॉइडल शेप के हो सकते हैं जैसे कि जर्म सेल्स, ब्रांच हो सकते हैं जैसे कि ओस्टियोसाइट्स। ओके, तो कुछ सेल्स जो हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है जैसे कि अमीबा है और ल्यूकोसाइट्स है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स है। उसके बाद आता है सेकंड सब टॉपिक सेल साइज। तो सबसे छोटा जो है हम सेल जिसको हम जानते हैं उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। उसका साइज़ 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर है। बैक्टीरियल सेल का साइज़ है हमारे पास 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पोसल्स का साइज़ है 7 टू 8 माइक्रोमीटर। ह्यूमन लीवर और किडनी सेल्स का साइज़ 20 टू 30 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल्स जो हैं 90 टू 100 सेंटीमीटर इन साइज़ होते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सब टॉपिक है सेल फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर। तो हर एक सेल जो है परफॉर्म करता है एक सर्टेन फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर जो है हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, इन एज़ कम्पेयर टू सिंगल सेल। उसमें एक ही सेल हो वो तो वही सारे काम करेगा अगर सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें। बट मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स हैं तो अगर सारे सेल से एक काम नहीं करेंगे ना, सभी अलग अलग काम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है, ऑर्गन्स जो है वो अलग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं और जिसके कारण उसको एक नाम दिया गया है, जैसे इज इट नॉन एज ए सेल ऑर्गेनेली। जैसे हर एक सेल ऑर्गेनेली जो है एक अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे प्रोड्यूसिंग एनर्जी, मेकिंग न्यू मटेरियल, प्रोटीन। क्लियरिंग जो है वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना वो कोई और सेल करेगा। और जैसे ऑर्गेनेलिस को साथ में इकट्ठा करना, द बेसिक यूनिट द सेल जो है वो मतलब बोल सकते हैं एबल है परफॉर्म करने के लिए फंक्शन को बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेलिस। क्लियर हो गया? हाँ जी। इट्स 8th मेन टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हर एक सेल जो है स्पेशल कंपोनेंट होता है उसके अंदर जिसको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। चाहे सेल्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उनका स्ट्रक्चर जो है सेल्स का अलग अलग होता है। सेल्स जो है बॉडी ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनकी और डिफर इन अ शेप, साइज एंड फंक्शन। इसके बावजूद भी, ये डिफरेंसेस के बावजूद भी हर एक जो है सेल वो शो करता है सेम बेसिक स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन होगी सभी के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो ये था। उसके बाद हम 9th मेन टॉपिक की बात करते हैं, इट्स सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हर एक सेल जो है वो एक थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल की सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग है जो सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करती है। जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिपिड से मिलकर लिपिड्स और
प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड की बाइलेयर देखने को मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके कारण ही ये क्या करती है, सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब खाने को और सब्सटेंसेस को जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर लेकर आती है, जिसको हम इनगल्फिंग फूड और अदर मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट इज नॉन एज एंडोसाइटोसिस। जैसे कि अमीबा जो है अपना खाना लेता है थ्रू एंडोसाइटोसिस। और अभी नेक्स्ट इसके आगे हमारे पास सब टॉपिक्स आ जाते हैं 9th मेन टॉपिक के आगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके।